एक अज्ञात व्यक्ति ने दिए बलराम को 3 बड़े सबूत। मनीष दीक्षित, करण कुलकर्णी, विक्की शर्मा और शीतल से जुड़े हुए। और यह सबूत देखने के बाद तो बलराम और परशुराम दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। परशुराम ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चारों मिलके इतना भयानक षड्यंत्र रच रहे होंगे। शालिनी से बदला लेने के लिए इन्होंने शीतल का इस्तेमाल किया और शिव प्रसाद देशमुख को शालिनी से अलग कर दिया। अब ये तीनों भेड़िए करण कुलकर्णी, विक्की शर्मा और मनीष दीक्षित मिलकर शालिनी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब परशुराम वापस से जाग चुका है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अब इन सारे ही राक्षसों को जान से मार देगा। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम जानने वाले हैं आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिव प्रसाद देशमुख से, जो कि रो रहा होता है शालिनी की तस्वीर देखकर, क्योंकि इतना समय गुजर गया लेकिन फिर भी शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख एकजुट नहीं हो पा रहे। अभी भी शिव प्रसाद देशमुख के मन में विक्की शर्मा और शालिनी के रिश्ते को लेकर शक है। अभी भी इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इस तरफ शालिनी भी रो रही होती है और रोते रोते कहती है कि आई लव यू शिव, आई रियली मिस यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ शिव प्रसाद देशमुख रो रहा होता है तो दूसरी तरफ शालिनी देशमुख। पता नहीं भगवान ने इनकी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है। इस तरफ हम देखते हैं ऑफिसर शशांक को, जिसको कॉल आता है नंदिनी दीक्षित का। नंदिनी ऑफिसर शशांक से पूछ रही होती है कि राजू से मिलने के लिए जो एडवोकेट आया था, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला कि वो कौन था, क्यों आया, उसने मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों किया, साथ ही उसका इस केस से क्या लेना देना है। ऑफिसर शशांक कहते हैं कि हमने उस फोटो को एआई के लिए भेज दिया है, यानी एआई के जरिए हम उस फोटो में से दाढ़ी मूंछ हटवा देंगे तो शायद से हमें उसकी असली पहचान पता लग जाए। और वो फोटो मेरे पास बस कुछ ही देर में आने वाली है, मात्र 2 या 3 घंटे। लेकिन तब तक के लिए हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे हम उसकी पहचान कर लेंगे उसी वक्त आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा एडवोकेट नंदिनी दीक्षित। ऑफिसर शशांक यहाँ पे नंदिनी से सवाल पूछते हुए कहते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि आप इस केस में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों रख रही हैं, ये जानते हुए कि आपकी जो छोटी बहन है उसने कितना गलत किया है। अरे हमारे पास सारे सबूत है, गवाह है कि उसने विक्की शर्मा के साथ मिलकर शिव प्रसाद देशमुख का मर्डर प्लान किया और उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। अरे एक गवाह भी है जिसने ये बात साफ तौर पे कही है कि उसने शालिनी को और विक्की शर्मा को शिव प्रसाद देशमुख के शव को नदी में बहाते हुए देखा है। हमारे पास सबूत, गवाह, सारी चीजें हैं और अगर आप ये केस लड़ेंगी तो आपकी रेपुटेशन पे भी सवाल उठ जाएंगे। नंदिनी कहती है कि आप मेरी रेपुटेशन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए ऑफिसर शशांक, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपके सामने सिर्फ सबूत और गवाह हैं जो कि सारे के सारे झूठ हैं। आप वो दृश्य नहीं देख पा रहे जो कि मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ। शालिनी ने ये सब नहीं किया है, ये सारी की सारी एक चाल है, एक षड्यंत्र है। और वैसे भी नंदिनी दीक्षित को हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना बहुत ज्यादा पसंद है। आप मेरे इतिहास के बारे में नहीं जानते। ऑफिसर शशांक कहते हैं कि वो तो समय ही बताएगा कि आखिर कौन सच है, आपकी भविष्यवाणी या मेरी भविष्यवाणी। खैर इस तरफ हम देखते हैं कि नंदिनी दीक्षित के सामने आ जाता है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित साफ शब्दों में नंदिनी को कह देता है कि नंदिनी तुम इस केस को नहीं लड़ोगी। मैंने कह दिया ना एक बार कि तुम इस केस को नहीं लड़ोगी मतलब नहीं लड़ोगी। नंदिनी कहती है कि आपके कहने से क्या होता है, वैसे भी आपने जो कुछ भी किया है ना बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है। आपने मेरी छोटी बहन शालिनी को जान से मारने की कोशिश करी। अरे आप तो परिवार के नाम पर थू है थू। खैर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप ही इस परिवार के बच्चों को जान से मारने की कोशिश करोगे। मनीष दीक्षित गुस्से में कहता है कि मेरी बातों को काटो मत नंदिनी, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम शालिनी का केस नहीं लड़ोगी क्योंकि उसके कारण पूरा परिवार बदनाम हो रहा है। वह इकलौती ऐसी औरत है जिसने दीक्षित परिवार का जीना हराम कर रखा है। दीक्षित परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। आए दिन शालिनी कोई ना कोई कांड कर देती है जिसके चलते हम सभी का मुंह शर्म से झुक जाता है। नंदिनी कहती है कि देखिए मिस्टर मनीष दीक्षित, यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि शालिनी ऐसा गिरा हुआ काम कभी भी नहीं कर सकती। उसका विक्की शर्मा के साथ रिश्ता नाता नहीं है। मनीष दीक्षित कहता है कि रिश्ता नाता है। नंदिनी कहती है नहीं है। मनीष दीक्षित कहता है। इतने में ही नंदिनी को एक कॉल आ जाता है और ये कॉल होता है शालिनी का। नंदिनी थोड़े से कोने में जाती है और कहती है कि हाँ बोल शालिनी, क्या हुआ, तूने अचानक से मुझे कॉल किया। शालिनी कहती है कि दीदी कल मेरे साथ जो हुआ ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। नंदिनी घबरा जाती है। नंदिनी कहती है कि शालिनी सबसे पहले तू ये बता तू ठीक तो है ना। शालिनी कहती है कि हाँ दीदी मैं अभी तो ठीक हूँ। फिर नंदिनी पूछ रही होती है कि आखिर कल रात को ऐसा क्या हो गया जिसके चलते तू इतनी ज्यादा घबराई हुई है, तेरी बातों में डर साफ तौर पे नजर आ रहा है। उसके बाद शालिनी पूरी कहानी बताती है कि जब वो ऑटो में बैठकर रिटर्न आ रही थी उस वक्त कुछ गुंडों ने उस पर हमला किया और इतना ही नहीं बल्कि उसे विक्की शर्मा का कॉल भी आया था। जब वो गुंडों को पीटने के बाद घर आई उस वक्त उसे विक्की शर्मा का कॉल आया और विक्की शर्मा को किसी और का कॉल आया था और एक आदमी विक्की शर्मा को शालिनी के कॉलर पे जो तिल है उसके बारे में बता रहा था। ये बात सुन के नंदिनी को अजीब सा लगता है। किसी एक अनजान इंसान को शालिनी के कॉलर बोन वाले तिल के बारे में कैसे पता।
जाएगा। इस बात को लेकर तो शालिनी भी बहुत ज्यादा चिंतित होती है, लेकिन अचानक से मनीष दीक्षित नंदिनी का फोन छीन लेता है और वापस से अपनी रामायण शुरू कर देता है कि शालिनी तुम तो एकदम गिरी हुई औरत हो, तुमने इतना गलत किया, तुम्हारे कारण परिवार का नाम बदनाम हुआ। अरे दादा, वो तो शर्म से अपना मुंह तक नहीं उठा पा रहे, हमारी घर की बेटियां घर से बाहर तक नहीं निकल रही क्योंकि सभी लोग उनको भी तुम्हारी तरह ही समझ रहे हैं कि उनसे भी अगर किसी ने शादी करी तो वो भी तुम्हारी तरह अपने पति को जान से मार देगी, मनाली पर हनीमून के बहाने से। तुमने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया शालिनी, और इस पूरे केस में अब तुम नंदिनी को इन्वॉल्व मत करो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दीक्षित परिवार तुमसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नाता रखे। मतलब वही घिसी पीटी बातें मनीष दीक्षित बार बार दोहरा रहा होता है। इतना कहकर मनीष दीक्षित कॉल को काट देता है। नंदिनी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मनीष दीक्षित किसी की भी नहीं सुनता। इस तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर शशांक को, जिससे कि एक आदमी बातचीत कर रहा होता है। यह आदमी वही है जो कि परशुराम की असली तस्वीर लेकर ऑफिसर शशांक के पास जाने वाला है और इंस्पेक्टर शशांक को बताने वाला है कि बिना दाढ़ी मूंछ के वो एडवोकेट कैसा लगता है, और अगर इसने वो चित्र शशांक को दे दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इंस्पेक्टर शशांक को यह बात पता लग जाएगी कि शिव प्रसाद देशमुख अभी भी जिंदा है और यही है मुंबई का एक अंडर कवर एजेंट स्पेशल ब्रांच। उसी वक्त इस आदमी के सामने एक और आदमी आ जाता है। जी हाँ, परशुराम आ जाता है। परशुराम इस आदमी से कहता है कि अरे सर, आपका कुरियर। यह व्यक्ति कहता है कि कुरियर इस जगह पर? तुम जगह देख रहे हो, कौन सी जगह है ये, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? उसी वक्त कुरियर वाला कहता है साहब, आपके नाम का कुरियर है, प्लीज ले लीजिए ना, लेकिन उससे पहले यहाँ पर साइन कर दीजिए। अब साइन करने के बहाने से परशुराम उससे वो बैग ले लेता है क्योंकि उसके दोनों हाथ फुल होते हैं। साइन करने के लिए एक हाथ तो खाली करना पड़ेगा ना। अब जैसे ही वो व्यक्ति साइन कर रहा होता है, इतने में परशुराम वहां से बैग लेकर भाग जाता है, लेकिन यह व्यक्ति रुकता नहीं है। ये उसके पीछे पीछे भागता है। आगे आगे परशुराम, पीछे पीछे यह व्यक्ति, आगे आगे परशुराम, पीछे पीछे यह व्यक्ति, और एक समय के बाद परशुराम रुक जाता है। यह व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि भाई साहब, ये बैग मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन परशुराम उस वक्त तक ना तो उसे बैग देता है, उल्टा उस पर प्रहार करता है, जिसके चलते वह व्यक्ति वहां पर ही बेहोश हो जाता है। और ये सारी चीजें करना परशुराम के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अगर परशुराम ये चीजें नहीं करता तो उसकी आइडेंटिटी सबको पता लग जाती, खासकर इंस्पेक्टर शशांक को। और परशुराम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए वो क्या करता है कि जितने भी तस्वीर है उन सबको जला देता है और उस बैग के अंदर एक अलग ही लेवल की तस्वीर रख देता है, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि ऑलरेडी स्वर्ग सुधार गया है। मतलब स्वर्ग तो क्या ही गया, नर्क गया है। और वापस से परशुराम अपना भेष बदलता है और सीधे पहुंच जाता है इंस्पेक्टर शशांक के पास और उन्हें वह बैग पकड़ा देता है जिस बैग के अंदर थी तस्वीर। वह बैग देने के बाद परशुराम गेट के बाहर खड़े खड़े ऑफिसर शशांक को देख रहा होता है। यहाँ पे शशांक वो तस्वीर निकालता है और सारी तस्वीरों को देखने के बाद उसे पता चलता है कि वह तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं पर भी होगा, चाहे पाताल में ही क्यों ना हो, लेकिन ये इंस्पेक्टर शशांक इसे ढूंढ कर निकालेगा। शालिनी देशमुख का केस बहुत ही जल्द क्लोज होने वाला है। इस वक्त तक बाहर परशुराम देख के हंस रहा होता है। मन ही मन में कहता है कि यह व्यक्ति तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलने वाला शशांक, क्योंकि इस व्यक्ति का एनकाउंटर हो चुका है। मैंने किया इसका एनकाउंटर, मुंबई का गुंडा था ये, और अब ये कब का नर्क सुधार चुका है, ये तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। इस तरफ हम देखते हैं करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी को। कबीर का गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उन दोनों लोगों को मारने लगता है, पीटने लगता है। ये दो वही लोग हैं जिन्होंने शालिनी के ऊपर हमला किया था, लेकिन शालिनी को ये जान से मार नहीं पाए क्योंकि वह अकेली औरत, वह अकेली लड़की इन सब पे भारी पड़ गई। इन सबको उसने धूल चटा दी। ये बात सुन के कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। करण कुलकर्णी यहाँ पे कबीर को शांत कर रहा होता है। अगर आप मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के पुराने एपिसोड देख चुके हो तो आपको पता होगा कि 1-2 एपिसोड पहले करण कुलकर्णी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था एक ड्राइवर के ऊपर, जिसने शालिनी की जगह चिंटू पे हमला कर दिया था, यानी उस पे गाड़ी चढ़ा दी थी। हालांकि एट द टाइम वो बच गया, लेकिन उसे भेजा था करण कुलकर्णी ने, और उस वक्त करण कुलकर्णी भी बहुत गुस्से में था और उस गुंडे को मार रहा था। आज उसका बेटा भी वही काम कर रहा है, वो भी असफल हुआ और वो अपना गुस्सा दूसरे लोगों पे उतार रहा है। प्रिंसिपल मैम ने बिल्कुल सही कहा था कि कबीर कुलकर्णी करण कुलकर्णी की ही छांव बन चुका है, उसकी ही छाप बन चुका है। इतने में ही वहां पर आ जाता है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित इन्हें बताता है कि शालिनी को उस ड्राइवर के बारे में पता लग चुका है, लेकिन करण कुलकर्णी हंसने लगता है। वो कहता है कि वो उस कार को तो मैंने ऐसी जगह दफना दिया है ना कि पुलिस के पूर्वज भी आ जाएंगे ना तब भी उन्हें वो कार नहीं मिलेगी, और तुम क्या बात करते हो। मनीष दीक्षित कहता है कि कार नहीं मिलेगी, चलो ठीक है मान लिया कार नहीं मिलेगी, लेकिन शालिनी का क्या, उसने ड्राइवर को देख रखा है, वह ड्राइवर के बारे में जानती है, उसे लोकेशन भी पता है, और अगर ड्राइवर ने गलती से भी मुंह खोल दिया ना तो कबीर के साथ साथ हमें भी जेल हो जाएगी। ये बात सुन के करण कुलकर्णी को भी डर लगने लगता है। वो कहता है कि अब आगे क्या करना है। मनीष दीक्षित कहता है कि मार डालते हैं, उस बाबू को मार डालते हैं, उस ड्राइवर। इतने में ही मनीष दीक्षित को कॉल आ जाता है शीतल का। शीतल कॉल करते ही मनीष दीक्षित को एक खुशखबरी देती है कि उसकी शादी होने वाली है। ये बात सुन के मनीष दीक्षित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी शादी होने किससे वाली है। शीतल कहती है कि वह तो सरप्राइज है, साथ ही एक और खुशखबरी है, और वह खुशखबरी ये है कि विक्की शर्मा शालिनी को एंगेजमेंट रिंग पहनाएगा। मनीष दीक्षित बात सुन के कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, शालिनी किसी और को एंगेजमेंट रिंग पहना ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता तुम्हारी बात को। फिर शीतल पूरा प्लान
बताती है कि आखिर आगे आगे करना क्या है। और यह प्लान सुनने के बाद तो मनीष दीक्षित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कॉल को रखता है और ये का यही प्लान वो बताता है करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इस प्लान के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।